नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज आपके साथ। मैं हूं सबीना देशमुख। जी हां, आज का मुद्दा बेहद खास है क्योंकि दिन भर जिन नतीजों पर हमारी नजर रही उसी पर बेहद खास चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का चुनावी रण पूरा हो गया। रतलाम झाबुआ संसदीय सीट और देवास विधानसभा सीट पर हुए चुनाव के नतीजे सभी के सामने हैं। जनता का फैसला आ चुका है और जनता का ये फैसला दोनों ही पार्टियों यानी बीजेपी और कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत तो थोड़ी बेचैनी लेकर आया है। कुछ चेहरे खुशी से खिल उठे हैं तो कुछ चेहरों पर चिंता की लकीरें भी पड़ गई हैं। और हमारे इस खास कार्यक्रम में भी आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन चुनावी नतीजों को कैसे देखा जाए, इनका क्या मतलब निकाला जाए। आखिर एमपी के इस चुनावी रण में किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। मध्य प्रदेश में हुए चुनावी रण के नतीजे आ गए हैं, जिनके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में थोड़ा गम है तो थोड़ी खुशी। रतलाम झाबुआ संसदीय सीट पर जहां कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने बाजी मारी तो वहीं देवास विधानसभा सीट को एक बार फिर बीजेपी ने बरकरार रखा। देवास विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गायत्री राजे पवार ने जीत हासिल की है। लेकिन चुनावी आंकड़ों से अलग आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये चुनावी नतीजे क्या कह रहे हैं। आखिर इन चुनावों में असल में जीत किसकी हुई और से हार का चेहरा देखना पड़ा। आज दोनों खेमों में जश्न रहा। दोनों तरफ ढोल बजे, ढोल की थाप पर कार्यकर्ता थिरके, आतिशबाजी भी हुई। जीत दोनों पार्टियों के हिस्से आई है, लेकिन इस जीत के जश्न के बीच कई लोग हार गए। जो कल तक जीत का दंभ भरते थे आज हार गए। जी जीतेंगे, हम लोग भारी बहुमतों से जीतेंगे। बहुत अच्छा वातावरण है पूरे क्षेत्र में, जीत करके आएंगे। देवास विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के जेपी शास्त्री हार गए तो रतलाम झाबुआ संसदीय सीट पर बीजेपी की निर्मला भूरिया पिता की विरासत बचा नहीं पाई। हार और जीत तो लोकतंत्र में लगा रहता है, लेकिन बस उम्मीदवार ही हारे होते तो बात कुछ और होती। क्योंकि आज हार कुछ चुनावी रणनीतियों की हुई है, आज हार कुछ सियासी लहरों की हुई है, आज हार कुछ राजनीतिक गणित की हुई है। एक बार इन हार को सियासी चेहरों से जोड़कर देखें तो यह विमर्श और साफ हो जाएगा। देवास में कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए सामने आए कमलनाथ की कोशिशें राज परिवार के आगे हार गई। झाबुआ रतलाम सीट पर ताबड़तोड़ 27 सभाएं करने वाले, अपनी हर सभा में विकास का विश्वास दिलाने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान के दावे हार गए। हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ वो हम अलीराजपुर और झाबुआ जिले में करने वाले हैं। अब सवाल तो ये भी उठने लगे हैं कि क्या आज जनता को नए और मजबूत भारत का सपना दिखाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे भी हार गए। लेकिन जो जीते हैं वो जीतने वाले नए नए जुमलों के सहारे अपनी जीत पर खुशी जरूर जता रहे हैं। हमारे रतलाम झाबुआ अलीराजपुर के मतदाताओं की जीत है, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं तो समझ गया था निर्मला को मोहरा बना रहे हैं और शिवराज जी खुद लड़ने आगे चुनाव। विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा और जितनी भी योजना है वो फिर से लागू करके और लोगों का हक एक एक दिलाने की बात करूंगा और जितनी शिवराज जी ने घोषणा की वो घोषणा पूरी करवाऊंगा। महाराज को श्रद्धांजलि ही है कि महाराज के जो अधूरे काम है उनको पूरा करना है। सबसे पहले प्राथमिकता वो है। उसके बाद महिलाओं के लिए काम करना है, क्योंकि महिलाएं बहुत अपेक्षा देख के मुझे देख रही हैं। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश तहत काम करना है आगे। आज कई चेहरों पर खुशी की मुस्कान है तो कई माथों पर चिंता की लकीरें। चिंता इस बात की कि पूरी मेहनत के बाद भी राज परिवार का तिलिस्म आखिर क्यों नहीं टूटा। चिंता इस बात की कि पूरी जान लगाने के बाद भी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती गई सीट करीब करीब उतने ही वोटों से हाथ से कैसे फिसल गई। क्या अधूरे वादों ने हराया, महंगाई मार गई, ये पेटला वक्का गुस्सा था या विकास की अनदेखी का नतीजा। आखिर क्या रहा जनता का मुंह? ये जवाब इन्हें भी चाहिए, आपको भी और
हमें भी। झाबुआ से सचिन जोशी के साथ मकरंद काले, ज़ी मीडिया, देवास। और दिग्गजों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि कांतिलाल भूरिया जी हमारे साथ मौजूद है। एक बेहद शानदार जीत उन्होंने हासिल की है, नवनिर्वाचित अब सांसद वो हैं। इसके अलावा आलोक संजर जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बीजेपी सांसद हैं। मुकेश नायक जी भी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं और मनीष दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों का ही सबसे पहले स्वागत है। शुरुआत कांतिलाल भूरिया जी आपसे करेंगे क्योंकि एक शानदार जीत आपके खाते में आई है और इसी के साथ अब लोकसभा में 45 सांसद हो गए हैं। आंकड़ा भी आपने बढ़ा दिया। हेलो कांतिलाल भूरिया जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो, हाँ, थोड़ा आप जोर से बोलिएगा तो। बिल्कुल कांतिलाल भूरिया जी, सबसे पहले तो बधाई आपको इस जीत के लिए। आपने लोकसभा में अब 45 सांसद कर दिए हैं इस जीत के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल, और इस जीत के पीछे सबसे पहले आपको क्या तस्वीर नजर आती है? क्या विश्वास यहां पर शिवराज सरकार से उठा है जनता का, या फिर वाकई जनता ये चाहती थी कि एक बार फिर से आपकी जीत यहां पर हो और आप दोबारा से उनके जनप्रतिनिधि बने? यहाँ पे पब्लिक तो परेशान थी, पर जो पिछले लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन लाएंगे, पर अच्छे दिन तो लाए नहीं, बुरे दिन आ गए, वो उनको परेशानी है। उसके साथ ही शिवराज जी 11-12 साल से यहाँ पर बैठे हैं, पर उन्होंने कोई विकास का काम किया नहीं, सिर्फ घोषणा करते रहे। और इस वजह से जितनी केंद्र यूपीए सरकार की जो योजना थी वो योजना सारी बंद कर दी। वो सारी योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी। आपके रोजगार गारंटी, कपिल धारा कुआं की थी। उसके बाद आपके इंदिरा आवास योजना, जितने भी सस्ते अनाज की दुकानों का मामला था, वो सारे कूपन खत्म। आम पब्लिक बड़ी परेशान हो गई थी और उस बात को लेकर हमारा पिछले समय का कार्यकाल, उसको लोगों ने याद किया कि हमने काम क्या अच्छा कर रहे थे। और फिर ये बीजेपी ने पूरा काम मतलब सिस्टम पूरा बिगाड़ दिया। इसमें लोगों को बहुत गुस्सा भी था और शिवराज जी ने सारे मतलब यहाँ पर पैसों के दम पर और बाहुबल धन बल के दम पर यहाँ पे चुनाव लड़ा, पर जनता ने उसको नकार दिया। और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और मतदाताओं ने जो बड़े सोच समझ कर ये फैसला पुनः मुझे सांसद बना के दिल्ली भेजने का उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि पिछले समय मैंने जो काम किए वो काम आज यहाँ पर मौजूद है। और भाजपा के 11 साल का काम और 18 महीने की केंद्र सरकार का काम यहाँ पर है ही नहीं। इस वजह से पुनः मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया है और मैं जाके वापस उनकी लड़ाई लड़के उनका अधिकार के लिए मैं आगे लड़ाई लड़ूंगा। आलोक संजर जी, चलिए देवास में तो जीत हासिल बीजेपी को हुई है, लेकिन अभी रतलाम और झाबुआ की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, पिछली बार जहां जनता ने भारी विश्वास जताया था, वहीं इस बार भारी मतों से हराया है। आपको क्या लगता है, क्या ये इतना लंबा वक्त रहा कि घोषणाएं ज्यादा हो गई लेकिन जमीनी स्तर पर जो काम होना था उसने हार का चेहरा दिखाया? देखिए, यदि हम विचार करें, मैं आपको यदि पीछे ले जाकर देखूं तो लगातार हम जो है ये झाबुआ रतलाम सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं रही है, प्रतिबद्धता कांग्रेस की रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी और एक बार बहुत पहले जनता पार्टी जीती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जनता का जो आदेश हुआ है इसको हम श्रद्धार्य करते हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो जनता के बीच में जो हमारे विकास कार्य थे उनको हम पहुंचाने में कहीं ना कहीं असफलता हमको मिली है। उसको हमने अच्छे मन से नहीं किया होगा, इस कारण ये परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि जनता का पूरा विश्वास और जनता जो शिवराज सिंह चौहान की जो नीतियां हैं और जो उनके विकास कार्य हैं उन पर बहुत सराह रही है। क्योंकि मैंने स्वयं ने भी जाकर देखा, लोग चिंतित थे
कि बीजेपी हार नहीं जाए, लेकिन चूंकि वहां पर आदिवासी क्षेत्र है, वहां के लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा नहीं पाए, एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता रहा होगा। लेकिन जहां तक बात कर रहे थे आदरणीय कांतिलाल जी, पहले तो मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन इसके पहले मैं उनको बताना चाहता हूं कि यदि विकास कार्य नहीं हो रहे होते मध्य प्रदेश में, तो नगर निगम की 16 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, लगातार जीत हमको मिलती आ रही है। और ये उपचुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या आती भी हम लंबे समय से देख रहे हैं। नगर पालिकाओं में भी हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है। जितने उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, लगभग उसमें भारतीय जनता पार्टी सभी जगह चुनाव जीती है। तो कुल मिलाकर एक चुनाव से यदि इस तरह की हम परिकल्पना करेंगे तो मुझे लगता है ये न्याय संगत नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि हमारे माननीय जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम आत्मावलोकन कर रहे हैं और आत्मावलोकन करने की आवश्यकता भी है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद जो परिणाम आएंगे हम लोगों के लिए हितार्थ होंगे और ये अच्छा है। हमको यदि इससे सबक मिला है तो इससे जरूर सबक सीखेंगे। चलिए, तो एक सबक यहाँ पर मिला है और अब इसकी समीक्षा होगी और जाहिर सी बात है महामंथन भी देखने को जरूर मिलेगा। कांग्रेस से मुकेश नायक जी के पास चलते हैं। मुकेश नायक जी, आपको लगता है जिस तरह से अभी यहाँ पर आलोक जी कह रहे हैं कि आदिवासी इलाकों तक शायद जो बातें विकास कार्यों को लेकर पहुंचनी चाहिए थी, जैसे कि बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी कह रहे हैं, वो बात वहां तक पहुंच नहीं पाई और ये एक मुख्य वजह रही है उनके हार के पीछे? देखिए, कहावत है कि तिनका उड़ता है तो दिशा बताता है। झाबुआ के मतदाताओं ने बहुत बड़ा काम किया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और कांतिलाल भूरिया को भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश की सोती हुई और मूर्छा में डूबी हुई सरकार को उन्होंने जगाने का काम किया। इससे पूरे प्रदेश की जनता को भविष्य में फायदा होगा, क्योंकि लगातार चुनाव जीतने के कारण और उसके कारण जो सत्ता का मद इनको चढ़ गया था, जो मूर्छा आ गई थी वो टूटेगी, जो अहंकार आ गया था वो टूटेगा। देखिए, मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति बहुत खराब है। 4-5 सालों से जिस तरह से किसान सूखे का, अतिवृष्टि का, ओलावृष्टि का, सब तरह की प्राकृतिक विपदाओं का शिकार है। जी। आज मध्य प्रदेश में किसान अपने कठिनतम दौर से गुजर रहा है। सहकारी बैंक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, बिजली विभाग वाले उनका शोषण कर रहे हैं। मैं 2 दिन पहले अपने विधानसभा क्षेत्र रायपुरा में था, मैं बिना बताए गया था। 20 लोग मेरे पास बिल लेकर खड़े हुए थे कि देखो ये लाइट आ नहीं रही, ये बिल आया है। इस तरह के हालात, चलिए, इस तरह के हालात और ये जो समस्याएं रही वो भी कांग्रेस की जीत में एक बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आई। ये मुकेश नायक जी यहाँ पर कह रहे हैं। कांतिलाल भूरिया जी, इस बार तो आपको शानदार जीत हासिल हुई है, लेकिन क्योंकि बीजेपी भी कह रही है कि ये परंपरागत सीट कांग्रेस के नाम रही है, लेकिन पिछली बार की हार, क्योंकि उसे भी कोई नहीं भूला है और जाहिर सी बात है आप भी नहीं भूले होंगे, एक बड़ी मतों से जो हार मिली थी, फिर वो हार कैसे जीत में तब्दील हुई? उस हार की क्या कुछ वजह रही होगी जो आज जीत में तब्दील हो गई? उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, लोगों को रोजगार देने की, नौजवानों की बात करी थी और उन्होंने व्यापम का घोटाला करके पैसे सारे मैंने नौकरी बेच खा गए, एक ये मुद्दा बना। दूसरा, किसानों का था, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान मेरे भगवान, मैं उसका पुजारी हूँ। तो उस बात को लेकर भी आप देखें, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको न ओलावृष्टि का मुआवजा मिला, न सूखा का नहीं मिला और हमारे जिले में सूखा पड़ गया और यहाँ पे राहत कार्य की चालू करने की जरूरत थी, पर सरकार ने आंख बंद करके बैठी रही। यहाँ पर पलायन आज भी हो रहा है और लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है। ये मुख्य तकलीफ लोगों के सामने है और बाकी जितने भी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है वो घोषणाएं झूठी रही, एक भी पैसा नहीं आया और आज लोग परेशान हैं। डाक उड़ान पेंशन मिल नहीं रही है और बाकी बना परेशानी बढ़ती जा रही, वो ये मुद्दे बने हैं इस बात को लेकर। और पिछले हमारी जो यूपीए सरकार थी, उस सरकार में उनको हर महीने समय पे सारा काम भी मिलता था और अनाज जो हमारा खाद्यान्न था, शक्कर, गेहूँ, चावल, केरोसिन ऑयल का, तो उसका भी बना लोग कालाबाजारी हो रही, किसान को मिल नहीं रहा। तो ये सारा बना भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता उसको लूटने में, भ्रष्टाचार में मस्त है। लेकिन भूरिया साहब, ये जो तमाम मुद्दे आप यहाँ पर बता रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दिया है और यहाँ पे ये मुद्दे तो वो पुराने हैं, लेकिन 18 महीने का जो ये वक्त रहा, इसमें इतना बड़ा बदलाव कि जनता का विश्वास हो गया आप पर। क्या इसके पीछे की एक वजह ये है कि जिस तरह से सिस्टम ने काम यहाँ पर जनता के लिए नहीं पूरे किए, उसमें एक बड़ी भूमिका रही, मगर दोबारा से कांग्रेस पर विश्वास करने के पीछे की वजह ये रही?
उसमें मेन कारण ये कि मैं अपने समय में जब मैं सरकार में स्टेट में भी रहा और दिल्ली में भी सरकार में रहा, मैंने हर जनता की समस्या अपनी समस्या समझ के मैं काम करता रहा और जो भी काम आज यहाँ पर मौजूद है, जो जमीन पे है, वो मेरे समय में किया हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल से उनका एक भी यह काम देखने को नहीं है। तो ये जो 1 साल के अंदर जो बदलाव किया था, तो मेरा काम और भारतीय जनता पार्टी का काम उन्होंने देखा, और तो जब भाजपा का काम पसंद नहीं आया और मेरा काम उनको पसंद आया तो दोबारा मुझे उन्होंने चुना है। अब मैं उनकी भावना, उनका सम्मान करूंगा और जितने भी काम यहाँ पर सफर कर रहे हैं, चाहे हमारा रेलवे लाइन का आप देखिए, आज रेलवे लाइन मैंने जहाँ छोड़ी वहीं पर रखी हुई है, और उसी तरह से 4 लेन हमारे इंदौर से दाहोद और जहाँ हमने छोड़ा वहीं पर रखा हुआ है, और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और जमीन का जो कानून, जो भूमि अधिग्रहण का कानून था, उस कानून को उन्होंने बदलने की कोशिश की थी। वो कानून हमारे समय हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किसानों के लिए 5 गुना मुआवजा बढ़ा के उनको लाभ का अपना काम करने का किया था, वो भी मोदी जी ने खत्म करने की बात करी। और उद्योगपति को वो जमीन देकर किसानों को भूमिहीन बनाने का जो तरीका निकाला था, वो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। और उधर से भाजपा के नेता मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आरक्षण खत्म करो। आरक्षण, जो गरीब आदमी है जिसका बेटा पढ़ाई लिखाई करके नौकरी तलाश में था, तो आज उनको जो पढ़ लिख के तैयार हुए हैं, तो एंड टाइम पे उनका सारा अधिकार छीनने की तैयारी कर ली थी। उस बात को लेकर लोगों के मन में डर पैदा हुआ और मुझे उन्होंने पसंद करके चुना है, तो मैं अब उनकी लड़ाई लड़ूंगा। और आने वाले समय में जितने काम आज सफर कर रहे हैं, उस काम को मैं पार्लियामेंट में जाके रखूंगा और उनको दबाव के साथ ये वापस काम मैं करूंगा, तब जाके जनता की सुविधा बढ़ेगी। चलिए भूरिया साहब, ये तो आपके आगे की रणनीति हो गई कि अब किस तरह से आप जनता के प्रतिनिधि के तौर पर उनकी समस्याएं, उनके विकास को लेकर आगे का एजेंडा चलाते हैं। लेकिन भूरिया साहब, क्या ये आपकी जीत नहीं बल्कि बीजेपी की हार है, इसे ये माना जाए? ये मुख्यमंत्री जी जब उनके उम्मीदवार निर्मला भूरिया थी और मुख्यमंत्री खुद उम्मीदवार बन के और ये बना कहते थे कि मुझे वोट दो, और सरकार पूरी चुनाव लड़ रही थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार चुनाव लड़ रही थी, और उधर कांतिलाल भूरिया और कांग्रेस मैदान में थी, और वहाँ पे पूरी सरकार और सरकारी मशीनरी सारी मैदान में थी, और बाहुबल और धन बल आधार पे और ये चुनाव जीतना चाहते थे। पर जनता इस बात को समझ गई है कि ये सारा भ्रष्टाचार करके वो पैसा लाए और ये सारा पाप का हमको पापी बना रहे हैं। तो इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश भी रहा, और यह हमेशा समझते कि आदिवासियों को, मतदाताओं गैर आदिवासी हमारे झाबुआ में उनको खरीदना चाहते थे, पर हमारे लोग बिके नहीं, और मेरा काम उन्होंने पसंद किया और मुझे पुनः चुन के दिल्ली भेजा है। तो निश्चित ही उनका मन की बात, उनका जो विश्वास है, उस विश्वास पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल भूरिया साहब, लेकिन ठीक है, आपकी बातों का निचोड़ ये निकाला जा सकता है कि बीजेपी हार गई, शिवराज हार गए, पीएम मोदी यहां पर हार गए, तो क्या इसे कांतिलाल भूरिया की जीत मानी जाए या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो नीतियां हैं, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी के जो गरीबों के प्रति उनके मन में दर्द है, राहुल गांधी किसानों के प्रति उनका मन में जगह है, वो सारी चीज़ें, और यहाँ के मतदाता ने मुझे एक सच्चा सेवक समझ के ही मुझे ये वापस पुनः चुना है। तो निश्चित ही हमारे नेता सोनिया जी, राहुल जी के साथ हाथ हमने मजबूत करेंगे, और गरीबों की लड़ाई सोनिया जी, राहुल जी लड़ेंगे, तो हम उनके पीछे एक मजबूत पत्थर की तरह खड़े रहेंगे और उनको ताकत देंगे और गरीबों का हक वापस लौटाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी छीन रही है, जो उद्योगपति को देने का जो उन्होंने तरीका निकाला था, उस तरीकों को हम लोग रोकेंगे, तब जाके गरीबों को हक मिलेगा, तब जाके आम आदमी को राहत मिलेगी। और अच्छे दिन लाने की बात कही थी, अच्छे दिन तो आए नहीं, पर बुरे दिन आए हैं। तो बुरे दिन के लिए अब हम कहेंगे कि हमारे पुराने दिन लौटा दो, और अपने नरेंद्र मोदी जी और शिवराज, अब ये जितने झूठे घोषणा करना बंद करो और जमीन पे काम करने का तरीका निकालो, तो बात होगी।
चलिए, इतना तो तय है कि फिलहाल आपके अच्छे दिन यहाँ पर जरूर आ गए हैं। अब जनता के प्रतिनिधि के तौर पर दिल्ली का रास्ता यहाँ पर आपके लिए बेहद आसान हो गया है। लेकिन आलोक संजय साहब, यहाँ पर अगर कांतिलाल भूरिया साहब को आपने भी सुना होगा, यानी मान लिया जाए बीजेपी हारी, शिवराज हारे, पीएम मोदी भी हारे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हमने एक एक दिन में 6-6, 7-7 रैलियां करते हुए देखा। आपके बड़े तमाम नेता यहाँ पर आए, दिग्गज मंत्री आए, उन्होंने भी जनता के सामने तमाम चीजें रखी, लेकिन जनता का विश्वास यहाँ पर नहीं जीत पाए। हार किसकी, बीजेपी की या शिवराज की? निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया, अपने धर्म का पालन किया। यदि आदरणीय कांतिलाल जी भूरिया जी कहते हैं कि शिवराज जी चुनाव लड़े, तो मैं कह सकता हूं कि क्या मध्य प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूंसी में झाबुआ रतलाम में क्या आदरणीय दिग्विजय सिंह जी नहीं पहुंचे? क्या आदरणीय ज्योतिरादित्य जी नहीं पहुंचे? क्या आदरणीय कमलनाथ जी क्या ये चुनाव लड़ रहे थे? संगठन जब चुनाव लड़ता है तो उसके कार्यकर्ता जब जाकर चुनाव लड़ते हैं, और जाना ही चाहिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जाकर अपना पूरा धर्म निभाया, कर्तव्य निभाया, जैसा मैंने पूर्व में कहा। लेकिन हम अपनी योजनाओं को, सरकार के कामों को जनता तक, नीचे तक नहीं पहुंचा पाए, आदिवासियों तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन आज भी आप यदि परिणाम देखोगे कि जहां जहां हम लोगों ने शहरी इलाके थे, वहां भारतीय जनता पार्टी ने आज भी लीड लिए, लेकिन आदिवासियों के बीच में जाने की हमको आवश्यकता है। और यदि हम आगे हमने इसको प्लान करके, संगठनात्मक रूप से हमने इसको प्लान किया, नीचे के कार्यकर्ताओं को भेजा, तो आने वाले कल में हमें परिणाम हमारे सार्थक होंगे, और ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही होंगे। चलिए, एक छोटा मनीष दीक्षित साहब, यहां पर बीजेपी को क्लीन बोल्ड कर कांति भूरिया जी ने छक्का जमाया। देवास की जनता ने एक बार फिर से राज परिवार पर अपनी आस्था यहां पर जाहिर की है। तो ऐसे में क्या माना जाए, आखिर कौन जीता, कौन हारा? देखिए, मेरे हिसाब से ये आउट एंड आउट कांग्रेस की जीत है। उसके दो कारण बता रहा हूं मैं, कि एक तो इन्होंने लोकसभा सीट छीनी है कांग्रेस ने, और दूसरा आप देखिए कि जो देवास से भी जीत हुई है, उस जीत का मार्जिन आप पिछले बार की उससे तुलना अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्जिन, जो विक्ट्री मार्जिन है, वो कम हुआ है 50%, है ना। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों में कुछ सरकार के प्रति, थोड़ा सा सरकार की पॉलिसी के प्रति, अब जैसे झाबुआ का उदाहरण लें आप, झाबुआ में वही गलती करी भारतीय जनता पार्टी ने जो इनने बिहार में करी थी। इन्होंने बैंड ऑफ लीडर्स एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रख दिए। आप देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 केंद्रीय मंत्री, 15 से 20 इनके मंत्री, 60 विधायक, 16 सांसद, ये सब लगे हुए थे। और जो आलोक भाई ने बोला कि हम जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, तो मैं इनसे बड़ा सम्मान पूर्वक इनसे इस पे डिफरेंस है मेरा, क्योंकि इतने सारे लोग, और ये इनके अलावा 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी के, ये केवल एक संसदीय क्षेत्र में बने हुए थे। इसके बावजूद अगर पार्टी हार रही है, और वो भी तब कि जब मुख्यमंत्री पहली बार किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 दिन 3 रातें लगातार रुक के काम कर रहे हैं, उन्होंने 5 दर्जन सभाएं करी हैं, उसके पहले 1500 करोड़ की घोषणाएं करके आए हैं, और अगर फिर भी परिणाम अनुकूल नहीं आ रहा है बीजेपी के, आप देखिए 8 में से 7 अभी विधानसभाएं बीजेपी के पास हैं, उसके बाद भी इतनी, मतलब मैं तो इसको बड़ी हार मानूंगा बीजेपी की। चलिए, यहाँ पर आलोक संजय जी की तरफ रुख करते हैं। आलोक संजय जी, हमारे साथ चर्चा लगातार यहाँ पर और भी खास मेहमानों के साथ हुई थी। कांग्रेस नेता हैं दीप्ति सिंह जी, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में कुछ देर पहले जब शामिल हुई थी, तो उन्होंने कहा कि देवास की जनता की जो जीत, बीजेपी की जो जीत हुई है, वो जनता ने तुकोजीराव पवार यानी कि महाराज जी को एक श्रद्धांजलि यहाँ पर दी है। और साथ ही जो पीएम मोदी की लहर पहले से चली आ रही थी, कहीं ना कहीं उनकी बातों का निचोड़ ये था कि अब वो लहर भी नहीं रही है। क्या माना जाए, यही एक मुख्य वजह रही आप लोगों की यहाँ की जीत की, इसलिए देवास का दंगल बीजेपी जीत गई? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना खुद का स्वयं का मानना है, मैं काफ़ी लंबे समय से छात्र राजनीति के माध्यम से यहाँ तक आया, और कई बार हमने छात्र राजनीति में भी हम चुनाव हारे, और अनेक हमने जीते भी देखी, हारे भी देखी हैं। लेकिन यह सही है कि हारने के बाद आत्मलोकन की आवश्यकता होती है, और जिसके लिए हमारा संगठन इसमें कटिबद्ध है। और जहाँ तक सवाल मनीष भाई का कहना है, तो बिल्कुल मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि हम कोशिश करते, नीचे तक यदि हम उतरते, आदिवासी तक हम नहीं पहुंच पाए, उसको हम पूरी योजनाओं का हम उसको विवरण नहीं कर पाए, उनको नहीं समझा पाए, और इसका एक बहुत बड़ा कारण बना। लेकिन यदि हम देवास के संदर्भ में कहें,
तो निश्चित रूप से देवास में जीत जो हुई है भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। वहाँ पर लोगों का ऐसा कहना जरूर होगा कि श्रद्धांजलि दी है, लेकिन निश्चित रूप से वो हमारे नेता थे, उनको श्रद्धांजलि देनी ही चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है। लेकिन जहाँ हम नहीं समझा पा रहे हैं, जहाँ आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ इलिटरेसी ज़्यादा है, जिसको हम स्वीकार करते हैं। मैं स्वयं भी मैंने जाकर वहाँ पर देखा था, लोगों के बीच में गया था, तो उनको समझाने में हमको दिक्कत आ रही थी। तो लेकिन मैं एक बात जरूर ये जानता हूँ कि पिछला चुनाव आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी हारे थे, तो वो कह रहे हैं कि हम अपनी योजनाओं के कारण, लेकिन मेरा ये मानना है वो हारे थे तो कुछ कहीं ना कहीं तब हमने अपनी बात को माननीय मोदी जी के माध्यम से, शिवराज जी के माध्यम से जनता के बीच में रखी थी। लेकिन इस बार हम ये कह सकते हैं उपचुनाव में जितना दिक्कत होती, क्योंकि जो दल होता है, जिसकी सत्ता होती है, कहीं ना कहीं उसके विपरीत प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है। कांतिलाल भूरिया जी 24,000 वोट नोटा को गए हैं, ये आंकड़े भी सामने आए हैं। ठीक है, एक अच्छी खासी जीत आपने यहां से भारी मतों से हासिल की है, लेकिन क्या ये हार नहीं कि 24,000 जो जनता है वो ना बीजेपी के पक्ष में है और ना ही कांग्रेस के पक्ष में नजर आती है? हाँ, देख 20,000 के आसपास नोटा में गया है, वो बना कुछ लोग बना गलत फहमी होने से ये सब हुआ, क्योंकि सबसे ऊपर मेरा चुनाव चिन्ह था, मेरा नाम था, तो उसमें मशीन खड़े रखने थे। उन्होंने कहा कि भाई पहला नंबर वाला काम है, बटन है, और पहला, तो उन्होंने जब जैसे वो जाते थे नीचे से पहला तो नीचे दबा दिया। हमारे ये वोट मुझे देने के बजाय वो नोटा में दबा दिया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें गलत फहमी में सब कुछ हमारे ग्रामीण भाई ने कुछ ये किया है। तो पर ये नोटा में जाने से ये नुकसान तो कांग्रेस का हमारा हुआ है, न कि बीजेपी में वोट देने वाला। हमारा सबसे ऊपर मेरा नाम था और पहला नंबर है, तो पहला नंबर जैसे जाते थे तो नीचे से वो देखते थे तो नीचे दबा देते थे, तो इसलिए नुकसान हुआ हमारा। तो क्योंकि अब उसको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा और उसको नुकसान तो हुआ है। आलोक संजय जी, आप इस बात से सहमत नजर आते हैं? भूरिया साहब जो कह रहे हैं कि जो 24,000 करीब नोटा के पक्ष में वोट गए हैं, वो खासतौर से बहुत से जो वोट थे वो कांग्रेस के पक्ष में ही जा रहे थे, यानी कौन जीता कौन हारा की ये कड़ी भी बेहद खास हो जाती है। निश्चित रूप से मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। यदि लगातार कांग्रेस के वहां पर सांसद रहने के बाद भी वहां की जनता को ये नहीं समझा पाए कि पहला नंबर ऊपर होता है कि नीचे होता है, ये हास्यप्रद है। इसलिए मैं इस बात को नकारता हूँ। कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ जनता के वहाँ पर लिटरेसी लाने की आवश्यकता है, वहाँ पर विकास कराने की आवश्यकता है, वहाँ पर आदिवासियों को अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकें, इस निमित्त हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हम वहाँ की जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो वादे करके आए हैं उनको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। और हम इस हार को भी अपना आत्मावलोकन मानते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष नंदू भैया ने भी इस बात को स्वीकार किया है, पूरा प्रदेश आज चिंतित है, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस हार से हमको बहुत कुछ सबक सीखने को मिलेगा। आने वाले कल में हम इस हार को अपने सामने रखकर अपने आगे की रणनीति बनाएंगे। और रणनीति में एक विश्वास भी एक चीज़ होती है, विश्वास हमारा जो है कहीं ना कहीं टूटा है, उस विश्वास को दोबारा खड़ा करने का हम सब पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। मुकेश जी, यहाँ पर जाहिर सी बात है, अब कांतिलाल भूरिया जी दिल्ली की तरफ भी रुख किया करेंगे, वहीं से जनता की जो आवाज है वो सामने रखा करेंगे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है एक बड़ी जीत जो कांग्रेस के खाते में आई है, कुछ उत्साह तो होगा ही। कैसे 2018 की बड़ी तैयारी के तौर पर भी देखा जा सकता है? देखिए, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं में एक नई चेतना का संचार हुआ है, एक पूरा कार्यकर्ता उत्साहित हुआ है और बीजेपी की जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध आपको बहुत बड़े जन आंदोलन के रूप में कांग्रेस का स्वरूप देखने को मिलेगा। शिवराज सिंह जी चौहान बहुत गलत लोगों के साथ बीच में घिर गए हैं। अधिकारियों का राज है मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड में तो ये हालत है कि जैसे पन्ना कलेक्टर, सागर कलेक्टर और ये रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं, यानी जिलाधीश कार्यालय में खुली दुकान खुली हुई है भ्रष्टाचार की। ऐसी अराजकता आज़ादी के बाद कभी नहीं रही जैसी आज है। लोग ये कहने लगे हैं इससे अच्छा तो अंग्रेजों का शासन था। राजस्व विभाग में, सहकारी विभाग में पूरी की पूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली चकनाचूर हो गई है। बिजली विभाग में बिजली बंद है लेकिन बिल आ रहे हैं। एक बत्ती कनेक्शन के 1200 रुपए बिल आ रहे हैं। अगर 10 लोगों ने बिल नहीं दिया तो पूरे गांव की बिजली काट दी।
इतनी बुरी हालत है। आज देखिए सूखा पड़ा है, आज सिंचाई करने के लिए मोटरें नदियों में और नालों में नहीं लगाने के लिए दी जा रही हैं। ट्यूबवेल से मोटरें इसलिए नहीं चल रही कि पूरे समय तक बिजली देहातों में नहीं आ रही है। सहकारी बैंकों में बीज देने का काम, खाद देने का काम ये समयबद्ध नहीं हो रहा है। अपमानजनक व्यवहार करते हैं लोगों से सहकारी बैंक के लोग। पूरे मध्य प्रदेश में और खास तौर से बुंदेलखंड में जिस अराजकता के दौर से ये शासन गुजर रहा है, ये अधिकारियों का शासन है, ये कलेक्टरों की भ्रष्टाचारी का शासन है। और जिस तरह के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जो विश्वास शिवराज सिंह चौहान और इनकी सरकार पर लोगों ने किया था, लोगों को बहुत दुख हो रहा है कि हमने इतना विश्वास इन पर क्यों किया। लोग पछता रहे हैं आज। ठीक है कांतिलाल भूरिया जी, यहाँ पर क्योंकि जितने भी कांग्रेस प्रवक्ताओं से बातचीत की जाए या कांग्रेस नेताओं से बातचीत की जाए और आपसे भी जो बातचीत यहाँ पर हो रही है, हमने शुरुआत से देखा है शिवराज सरकार की जो तमाम कमियां रही वो जरूर गिनाई जाती है। तो क्या ये माना जाए जो एक जीत यहाँ पर आपको बड़ी हासिल हुई है उसके पीछे कुछ नाकामी सरकार के सिस्टम की यहाँ पर रही है जिसकी वजह से ये जीत कांग्रेस के खाते में आई है, वरना जरा मुश्किल होता ये रास्ता? तो ये बना जो हमारी जीत हुई है और हमारा पिछला कार्यकाल उन्होंने देखा और ये नरेंद्र मोदी जी के 18 महीने का कार्यकाल और 12 साल का शिवराज का कार्यकाल। अब कांग्रेस की नीतियाँ, कांग्रेस का कार्यक्रम और जितनी योजना है वो ज़मीन पे आती थी और लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलता था और लोगों को न्याय मिलता था। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो कागज़ के ऊपर योजना सब चल रही है और सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। गरीब को कोई सुनने वाला नहीं है। थाने में जाए तो पैसे बिना कोई रिपोर्ट नहीं लिखे, तहसील में जाए तो पैसे बिना कोई प्रमाण पत्र खाता निकलने देते हैं और आम आदमी के जीना दुभर हो गया। वो इस बात को लेकर मुझे उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में और हम हर उनकी सुख दुख के में हम खड़े होते थे, उनकी हर भावना को समझते थे। पर भारतीय जनता पार्टी को तो एक ही बस, उनको तो पैसे से लूटना, लोगों के साथ भ्रष्टाचार करना और लोगों का अधिकार छीनना, यह मुख्य उनका कार्यक्रम। इसलिए ये मैंने इतनी बड़ी जीत जो मैंने हासिल की है कांग्रेस ने और मेरे द्वारा, तो उसका मुख्य कारण यही है कि भाजपा में और कांग्रेस में काम करने का तरीका अलग अलग है और कांग्रेस जो कहती है वो करती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है नहीं करती है। ये सारा मना दुखद बात, इसी बात के लिए जनता बहुत परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है और आम आदमी पर त्रस्त है इस सरकार से। इसलिए इतनी बड़ी जीत मुझे जो हासिल हुई है, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी के प्रयास और इस क्षेत्र के मतदाता ने जो मेरे पे विश्वास किया है, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और जो उन्होंने मुझसे उम्मीद की है, उनकी उम्मीद के ऊपर खरे उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। बिल्कुल आलोक संजर जी, यहाँ पर हालांकि देवास की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पर यानी कि राज परिवार पर अपनी आस्था जाहिर की है, लेकिन अगर पिछले बार के रिकॉर्ड की बात करें तो ये 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत यहाँ पर हासिल की गई थी और इस बार का जो आंकड़ा है वो करीब 30,000 तक सिमट कर रह गया है। यानी यहाँ पर भी एक अंतर देखने को मिल रहा है। जीत तो हुई है, लेकिन क्या ऐसे माना जाए कि जीत की शक्ल में एक थोड़ी सी हार भी नजर आती है, क्योंकि आंकड़े में फर्क है पिछली बार में और अभी के में? देखिए, एक जो मुख्य चुनाव होता है और साथ में जैसे एक मुख्य चुनाव होता है और साथ में एक उपचुनाव यदि हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं अंतर आता है। मतदाता का उत्साह उपचुनाव में नहीं होता है, मतदाता का जो उत्साह होता है मुख्य चुनाव में होता है और इसलिए मतदान प्रतिशत भी बढ़ता है। इसके बावजूद भी यदि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीती है तो इसको मैं स्वागत योग्य मानता हूँ, वहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसलिए भी ये कहता हूँ कि जनहितार्थ जो हमारी योजनाएं हैं, शिवराज सिंह जी जो काम कर रहे हैं लगातार, इसलिए आप देखिए नगर निगम में, नगर पालिकाओं में जितने उपचुनाव सब जगह जीती, लेकिन अब आदरणीय जैसे मेरे बड़े भैया मुकेश नायक जी बोल रहे हैं, आदरणीय हमारे कांतिलाल जी बोल रहे हैं, तो असमय कभी कभी बरसात हो जाती है तो मौसम नहीं बदलते हैं। एक जीत मिल गई इसलिए हमको इतनी खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, लेकिन मेरा यह मानना जरूर है कि हाँ, असमय जो बरसात हुई है हमको इससे हम अवलोकन करने हैं और हमारा संगठन पूरा एकजुट होकर चुनाव लड़ा है, चुनाव जीत लड़ रहे हैं। लड़ने के परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए हैं, लेकिन हमारा संगठन यूनाइट है। इसके विपरीत यदि हम कहें तो कांग्रेस के लोग, यदि आज भी मैं कह सकता हूं कि वो यूनाइट नहीं है। अभी भी आपने कई बार पूछा कि कांग्रेस की जीत है कि कांतिलाल भूरिया जी की जीत है, तो वहाँ दम हमको दिखाई दे रहा है। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि इस विचार को लेकर हम यदि आगे बढ़े हैं तो हमें इस विचार के, जब बहुत सारे रास्ते हमारे सामने हैं, रास्तों में कंक्रीट भी है,
कंकड़ पत्थर भी हैं, लेकिन हम पार करते करते अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। इस चाह के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जनता के हितार्थ काम कर रहे हैं। जो हमारा दर्शन है हम उसके लिए काम कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आने वाला कल फिर जो हमारा दर्शन है उसी का होगा। इतना ही मैं चलिए, आप ही के जवाब से एक सवाल यहाँ पर निकलता है। मनीष दीक्षित जी, क्या वाकई आपको लगता है कि मुख्य चुनाव को लेकर जनता में एक ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है बजाय इसके कि उपचुनाव हो? क्या ये भी एक फैक्टर रहता है कौन जीता कौन हारा के पीछे? नहीं, इस बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूं, क्योंकि उपचुनाव का जो आप वोटिंग परसेंटेज देखें वो थोड़ा कम होता है। बट यहां पर बात यह है कि एक ये भी ट्रेंड होता है हमेशा बाय इलेक्शन का, कि बाय इलेक्शन हमेशा रूलिंग पार्टी जीतती है। आप ये देखिए पिछले 12 सालों में जितने भी चुनाव हुए, एक भौरी बंद का शायद एग्जांपल है, एक्सेप्शन है रादर, उसको आप छोड़ दें, उसके अलावा सभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। और यहाँ आप देखिए, चाहे वो रतलाम हो, रतलाम में दिक्कत जो मुझे हम लोगों को यहाँ पे फीडबैक था वो ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी वो चुनाव लड़ने की इच्छुक ही नहीं थी। वो बड़े अनमने ढंग से उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा, और जब मुख्यमंत्री जी को ये बात मालूम चली तो मुख्यमंत्री जी ने अपना पूरा मतलब फोकस उस पर रख के बहुत मेहनत करी, नो डाउट। मगर एक ये जरूर है कि ये एक सबक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक अलार्म बेल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार जीत के बाद अगर कोई इतनी, ये कोई भी मामूली हार नहीं है। बिल्कुल, संसद का चुनाव हारना एक मामूली हार नहीं है। आप इसको देवास से या किसी और विधानसभा से कंपेयर नहीं कर सकते। और ये भी तब क्योंकि आप ये देखिए, रतलाम से बॉर्डर जुड़ी है गुजरात की, आरएसएस का काम झाबुआ में जबरदस्त चलता है। इस सब फैक्टरों के बाद भी, इतनी लंबी फोर्स के बाद भी अगर ये चुनाव हार रही है तो निश्चित ही आत्ममंथन करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल। कांतिलाल भूरिया जी, क्या एक जीत से वाकई इतनी खुशियां नहीं मनानी चाहिए? हालांकि उत्साह आना लाजमी है, क्योंकि विधानसभा लोकसभा चुनाव हमने देखे, उसमें बुरी तरह से जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई, इसके बाद जरूर जान फूकी है इस जीत ने। लेकिन जैसा कि आलोक संजर जी कह रहे हैं कि इतनी खुशियां नहीं होनी चाहिए जो एक जीत से इस वक्त कांग्रेस में दिखाई दे रही हैं। नहीं, यहाँ पर जो जनता ने हमें भरोसा हम पे किया है, आशीर्वाद दिया है, तो जनता का आभार व्यक्त करते हुए हम आभार, जितने भारतीय जनता पार्टी नौटंकी नाटक करके जो खुशियाँ मनाते हैं ना, ऐसी हम लोग खुशियाँ नहीं मनाते। हमने तो हमारे पे जो विश्वास किया वो जवाबदारी निभाने के लिए हम लोग गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारी जवाबदारी आई है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार और उसके मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे चुनाव में अरबों खरबों रुपया का खर्चा करके, और चुनाव में सारे मध्य प्रदेश से लेकर 3 राज्यों के सब ने यहाँ पर कार्यकर्ता, 10,000 कार्यकर्ता यहाँ है, और चप्पे चप्पे में हमारे मतदाताओं को डराया, धमकाया, प्रलोभन दिया, और अधिकारियों को जगह जगह भेजा। हर विभाग का मंत्री आया, अपने अपने विभाग के कर्मचारियों को प्रचार में भेजा, और सारे क्या क्या नहीं किया। उन्होंने चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी, और आम आदमी को, जो कर्मचारी को डरा के उन्होंने काम लिया, और उसके बाद भी उनको मुंह की खानी पड़ी। और ये कह रहे कि आरएसएस उनका इतना बड़ा महकमा था, उन्होंने यहाँ पर ट्राइबल एरिया में, आदिवासी क्षेत्रों में पूरा लूटने का, खसुटने का काम किया। सारा अधिकार योजनाएं सारी ठप कर दी, कागज पर योजना बना के सारा पैसा निकाल खा गए। तो हमारे आदिवासी इतने सीधे नहीं रहे, वो सब समझ रहे हैं कि ये सब हमारे नाम से योजना बनती है, और ये भाजपा के नेता अपना चरागाह बना रखा है। पर उस चरागाह का आप जवाब अभी जनता ने दिया है, और आगे भी जनता जवाब देगी। आलोक संजर जी, क्या वाकई जैसा कि पहले मनीष दीक्षित जी ने कहा कि ये अलार्म है बीजेपी के लिए, यानी कि एक संकेत है, इसे संकेत किसके लिए माने? पार्टी के लिए माने या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए माने? क्योंकि हर बार हम देखते हैं वो सबसे आगे रहते हैं जनता से सीधा रूबरू होने के लिए, उनकी तमाम रैलियां भी यहाँ पर होती हैं और सीधा मुखातिब होते हैं। ऐसे में उन्हीं के चेहरे को लेकर पार्टी हर बार उतरती भी आई, और जाहिर सी बात है आपके मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये अलार्म किसके लिए है? निश्चित रूप से ये अलार्म भारतीय जनता पार्टी के लिए है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्म इसलिए, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, मध्य प्रदेश का कोई सा भी गांव हो, वहां के लोग मुख्यमंत्री जी को चाहते हैं कि वो उनके बीच में आए, और उनसे सीधा संवाद भी करना चाहते हैं, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार बुलाया गया। लेकिन जहां तक सवाल आदरणीय भूरिया जी का है, जैसा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रतलाम झाबुआ सीट पर पहुंचे, तो क्या कांग्रेस के लोग नहीं पहुंचे? मेरे कांग्रेस के सारे मित्र मुझे वहाँ मिले, और उन्होंने हमें संवाद भी किया, हमसे बात भी करी। उन्होंने कहा हम लोग 20-25 दिन से यहाँ पर रुके हुए, महीने भर से रुके हुए।
तो ये तो सिर्फ चुनाव है, तो चुनाव जीतने हारने के लिए थोड़ी ना, हम जीतने के लिए लड़ने गए थे। संयोगवश है कि हम चुनाव हार गए। कांग्रेस भी जो वहाँ चुनाव लड़ रही थी, हारने के लिए नहीं लड़ रही थी, जीतने के लिए लड़ रही थी। तो ये तो इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है कि हमारे लोग ज़्यादा पहुँचे और हमारे लोग कम पहुँचे। आपने भी पूरी ताकत लगाई, हमने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन निश्चित रूप से हमें आज बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये हार हमारे लिए वाकई, मनीष भाई ठीक कह रहे हैं कि हमारे लिए अलार्मिंग है, और इस अलार्म हमने सुना है, ध्यान से सुन रहे हैं, और आने वाले कल में हम प्रयास करेंगे कि जो गलतियां अभी इस चुनाव में हमसे हुई हैं वो दोबारा कभी ना हो, और उसके बाद परिणाम बीजेपी के पक्ष में निश्चित रूप से आएंगे। चलिए, वो भी आने वाले वक्त में एक तस्वीर साफ होगी, क्योंकि अभी तो ऐसे बहुत सारे दौर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही गुजरना है। मुकेश नायक जी, यहाँ पर आलोक संजर जी तो मान रहे हैं कि ठीक है एक अलार्म है, लेकिन क्या कांग्रेस को भी इस जीत को बेहद गंभीरता से लेना होगा? क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी भी वक्त वक्त पर सामने आती रही है। हालांकि भले ही आपके बड़े नेता या नेता कभी ये मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन देखा गया है कि किस तरह से नुकसान यहाँ पर गुटबाजी के चलते या अंतरकलह के चलते झेलना पड़ा है। इसे दूर करने की कोशिश किस लिहाज से होगी ताकि कौन जीता कौन हारा की जो ये कड़ी हम यहां पर पेश कर रहे हैं वो आगे इस तरह से देखने को हमें ना मिले? देखिए, जो हमारी भूमिका है वो प्रतिपक्ष की विरोधी दल की भूमिका है। हमारी भूमिका है कि सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करना, आंदोलन करना, सही बात लोगों के सामने रखना, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर। आज वर्तमान में सरकार को परफॉर्मेंस करना चाहिए। आज चिकित्सा सुविधाएं मध्य प्रदेश में पूरी ठप्प पड़ी हुई हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनाज 4-4 जगह तुल रहा है और दर्ज हो रहा है। बहुत ज़्यादा करप्शन है। मध्याह्न भोजन पूरा ठप्प पड़ा हुआ है। हितग्राही मूलक योजनाएं 8-8 महीने से, विधवा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना बटी नहीं है। इंदिरा आवास योजना की कुटीरों के जो केंद्र सरकार से पैसे आते हैं उसकी एक किस्त आ गई और लोगों ने आधी कुटीर बना दी, उसके बाद की किस्त नहीं आई। जो जीवन धारा के कुआं हैं केंद्र सरकार की सहायता से बनते हैं, एक किस्त आ गई, आधा कुआं खुदा है, साल भर से दूसरी किस्त नहीं आई, पानी गिरा, कुआं धसक गया। जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं देहाती क्षेत्रों में वो बिल्कुल ठप्प पड़ी हुई हैं। एक तरफ जो है सूखे की मार, प्राकृतिक विपदा की मार, दूसरी तरफ लोगों को सहायता नहीं मिल रहा। गांव के गांव बुंदेलखंड में आधे गांव खाली होकर इतना भयंकर पलायन हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर मजदूरी करने के लिए गए हैं कि पूरे बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचल में गरीब आदमी गांव पर नहीं बचा है, केवल बुजुर्ग बचे हैं और उनके जानवर बचे हैं। सारे के सारे बाहर मजदूरी करने के लिए चले गए। ये हालत है बुंदेलखंड की आज और पूरे मध्य प्रदेश की। मनीष दीक्षित जी, यहाँ पर क्या वाकई विपक्ष ने अपनी भूमिका इतनी बेहतर निभाई कि जनता ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया, ये जीत माना जाए? या फिर बीजेपी की तरफ से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से तमाम बड़ी योजनाएं और बेहतर योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जब हम निचले स्तर पर आते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से भ्रष्ट अधिकारी, जो प्रशासनिक तंत्र है, वो उसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचा पाता। ये खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा, इसलिए ये तस्वीर सामने आई। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो ये कि जो मुकेश भाई ने बोला कि सरकार में कई जगह फेलियर है, तो मेरा इसमें ये सबमिशन है कि ये चीज़ें तो लगातार सबके नॉलेज में है और ये कांग्रेस की कमजोरी है। अगर ये कांग्रेस नहीं उठा पाई, लोगों के सामने नहीं ला पाई, और शायद यही वजह होगी कि 2-2, 3-3 बार सत्ता से बाहर रही है। जहां तक प्रशासनिक अधिकारियों का सवाल है तो मैं झाबुआ का आपको एग्जांपल देता हूं। झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र में, जैसा मुकेश भाई ने बोला कि बुंदेलखंड से लोग काफी पलायन कर गए हैं, उस क्षेत्र से भी लोग पलायन कर गए हैं। उसका कारण है कि मनरेगा जैसी योजना जो है उसका बजट वहां पे 20 या 30% बचा है बस। तो आदमी, जब एक परिवार से 6 लोग बाहर जाते हैं तो जो बचे हुए हैं वो किसको रिपेंट करते हैं, उसके लिए किसको कर्ज करते हैं? तो वो रूलिंग पार्टी को करते हैं कि साहब पहले तो इतना बजट था, अब इतना हो गया। पेटलाबाद का हादसा हुआ, वहीं पे एक जश्न मनाया गया बाद में, फिर वो अलग अलग भगवत कथाएं हुई। अच्छा, प्रशासन इस पूरे उसमें जो आप बात कर रही हैं वो सही है कि प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल है। प्रशासनिक अधिकारियों ने शायद सरकार को, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के साथ सबसे बड़ी एक है कि बहुत ही सहृदय व्यक्ति हैं, बहुत ही जिसको इमोशनल बोलते हैं वो हैं, मगर इसमें अगर उनके अधिकारी उनको सही बात नहीं बता पा रहे हैं तो ये सरकार का फेलियर है। ये सरकार का फेलियर है, सरकार के खुफिया तंत्र का फेलियर है कि अगर झाबुआ से लगातार लोग पलायन कर रहे हैं और इनको पता नहीं चल रहा है तो
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। मनीष जी आपका भी, आलोक संजय साहब आपका भी, मुकेश नायक जी आपका भी और कांतिलाल भूरिया जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कौन जीता कौन हारा का जो ये आज की चर्चा रही, उससे सार यही निकलता है कि ना कोई पूरी तरह से हारा, ना कोई पूरी तरह से जीता।